लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास केस सिनेरियो है। केस सिनेरियो ये है कि मटेरियल बैलेंस है किसी भी रिएक्टिव प्रोसेस पे, ठीक है। उसमें ये फ्लो शीट थी जिसमें हमारे पास एक रिएक्टर लगा हुआ है और एक हमारे पास फ्लैश सेपरेटर है और उसके ऊपर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हमें बताई गई हैं कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया था और ये परसेंटेजेस हमने खुद निकाली थी। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसी केस स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है और उसको सॉल्व करना है आज के लेक्चर में कि किस तरह आप बाय यूजिंग, ये तो हमारे थे एक डिफरेंट टेक्निक से, डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस से। लेकिन एक सिनेरियो होता है, केस आता है जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस भी आप नहीं कर पाते, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक सॉल्वर लगाऊं, मैं इटरेशन बेस्ड मटेरियल बैलेंस करूं। किस बेस पे? इटरेशन करके या आप उसको टेयरिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। उसमें हम करते क्या हैं, उसमें हम कोई लेट्स सपोज कोई एक स्ट्रीम एज्यूम कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं कि 500 300 400। फिर उसी वैल्यूज लेके पूरे सिस्टम की कैलकुलेशंस करते हैं, हर स्ट्रीम की कैलकुलेशंस करते हैं, स्ट्रीम 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। जैसे कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो हमारे पास जो 2 स्ट्रीम होती है, जो हमने एज्यूम की होती है, 1 स्ट्रीम एज्यूम की होती है, या 3 स्ट्रीम एज्यूम की होती है, या 4 स्ट्रीम एज्यूम की होती है, जब हम दोबारा निकाल लेते हैं तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी एज्यूम स्ट्रीम थी और एक कैलकुलेटेड स्ट्रीम है, दो वैल्यूज आ जाएंगी ना उस स्ट्रीम की। फिर उनका डिफरेंस ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना डिफरेंस क्लोज है, हमारी उस एक दूसरे के बराबर वैल्यूज आनी चाहिए। जब आप इटरेशन करते हो ना, इटरेशन उस टाइम तक करते रहते हो जब तक आपकी वैल्यूज कन्वर्ज ना हो, जब तक वही सेम वैल्यूज रिपीट ना होना शुरू हो जाए। ये समझ आ गया? ये मैं सिखाता हूँ अभी जी। आपको। ये मैं एक्सेल पे अभी ना आपको सिखाऊंगा। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहे थे कि हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, उसी चीज को, उसी केस स्टडी को हम आगे कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। जी इकरा बच्चे, आपको बात आ रही है? हेलो। अच्छा चलो हम इस केस स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि स्ट्रीम 3 में हमारे पास अनरिएक्टेड जो थे CO1H2, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक्सेस रिएक्टेंट है, वो वेस्ट हो रहे हैं। उनकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑलमोस्ट वही है जो फीड में थी। तो हमें फायदा कोई नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन करवाने का, सेपरेटर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वेस्ट स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इसको रिसाइकल करवा देंगे। अब कुछ मैक्सिमम टीचर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि वाई यू आर रिसाइकलिंग, आप रिसाइकल क्यों करते हैं? हम रिसाइकल इसलिए करते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रीम से एक स्ट्रीम लेके आते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स आते हैं, ताकि हमारे पास जो अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट्स जा रहे हैं ना, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा उनकी कन्वर्जन हो जाए। या आप ये चाहते हैं कि जो इम्प्योरिटी जा रही है आपके पास प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, उसकी आप उसको आप प्योर कर लें, यानी वो जो इम्प्योर चीजें जा रही हैं उनको आप इस तरह सेपरेट आउट करें कि आपके पास प्रोडक्ट प्योर होता जाए, उसमें से इम्प्योर चीजें वो साइड पे होती जाए या बॉटम पे जाती जाए। इट इज क्लियर? यस अभी सर। इस केस स्टडी को आगे हम इसलिए प्रोसीड कर रहे हैं ताकि अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा सके और अपने सिस्टम में प्रोडक्ट्स की प्योरिटी बढ़ा सके, जो वेस्ट मटेरियल हो रहा है उनको हम रिकवर कर सके। तो ये वही बताया हुआ है कि लॉस्ट रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स दो हैं। अच्छा अरूज बच्चे, ये CH4 को क्यों नहीं, रॉ मटेरियल में CH4 भी आ रहा था, इसको क्यों नहीं सर्कल किया, लॉस्ट मटेरियल में कंसीडर किया? फिर CO और H2 को किया हुआ है ना। देखिए स्ट्रीम 1 में CH4 भी आ रहा है, सर उसको क्यों यस नहीं? सर, CH4 इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल, तो इनर्ट मटेरियल से कोई फायदा नहीं होगा हमें। अगर इनर्ट मटेरियल को 1000 टाइम भी रिसाइकल करा लें तो उससे कोई सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा, उसने सिस्टम की प्योरिटी नहीं बढ़ानी, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा पूरे सिस्टम में। 1000 दफा रिसाइकल कराते रहे, उसने कन्वर्ट कभी भी नहीं होना। चलो अब हम आगे चलते हैं इसका। अब रिसाइकल स्ट्रीम का बता दिया, अब रिसाइकल स्ट्रीम कौन सी होगी? जो प्रोडक्ट स्ट्रीम जा रही थी, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट स्ट्रीम में कौन कौन से कंपोनेंट चार जा रहे हैं? सर CO H2 CH4 CH3 OH। हाँ, अब इस स्ट्रीम के अंदर ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, इसमें से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है, एक एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है, एक इनर्ट है, CH4 इनर्ट है, CH4 इनर्ट हो गया, और CH3OH ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट बना है। अब जैसे ही रिसाइकल करेंगे ये दोनों
कन्वर्ट होते जाएंगे, रिएक्ट करते जाएंगे, इनकी परसेंटेज, इनका जो मैस है वो कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का मैस या परसेंटेज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अभी हम ये आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहां तक समझ आ गया? तो अब इनको जब रिसाइकल Yes, sir. करेंगे, जब रिसाइकल करेंगे तो रिसाइकल, ये स्ट्रीम हम क्यों कर रहे हैं, हम रिएक्टर तक इसको लेके जाना है रिसाइकल स्ट्रीम को, तो हम इसको मिक्स करवा देंगे फीड स्ट्रीम के साथ। ठीक है, दोनों स्ट्रीम आपस में मिक्स होंगी ना, ये स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 3 जो रिसाइकल स्ट्रीम है दोनों मिक्स हो रही है, तो इस वजह से हम इस यूनिट को क्या नाम दे दिया है, सर मिक्सर का। अच्छा बच्चे ये देखें, हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रीम में 4 कंपाउंड थे, एक CO है, एक H2 है, एक CH4 है, और एक हमारे पास जो है CH3OH है। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट। अब यही जब रिसाइकल करेंगे तो ये सारे के सारे 4 के 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे। अब हम इनको रिएक्टर तक लेके जाना चाहते हैं क्योंकि कन्वर्जन करवानी है इनकी, तो फीड स्ट्रीम के साथ इनको मिक्स करवा देंगे, तो हमारा पहला यूनिट क्या हो गया, मिक्सर। रिसाइकल स्ट्रीम ऐड कर लेके आने की वजह से हमारा एक मिक्सर यूनिट आ गया। बाकी सारी चीजें वही है। अगले स्टेप में क्या है, अब मसला ये है कि CH4 जो है दैट इज इनर्ट मटेरियल, तो इनर्ट बार बार अगर आप इसको सिस्टम में रिसाइकल करके सिस्टम में दोबारा लेके जाएंगे, प्रोडक्ट में दोबारा रिसाइकल करवाते जाएंगे तो सर्कुलेशन हो जाती है, इनर्ट सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, तो इनर्ट आपके सिस्टम को होल्ड अप कर लेते हैं। अब करते क्या है, इस इनर्ट के मसले को फाइंड आउट करने के लिए ताकि मैक्सिमम इनर्ट हम पर्ज कर दें, तो हम एक पर्ज स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब पर्ज स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फिर आपको यूनिट लगाना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करते हो, एक स्प्लिटर लगा देते हो जो कि आपकी सेम कंपोजिशन के साथ एक स्ट्रीम को, ये जो स्ट्रीम थी इसको स्प्लिट कर देगा स्ट्रीम 6 में और स्ट्रीम 7 में। अब इसके ऊपर लिमिटेशन ये है, लिख लो अपने पास, ये जो स्ट्रीम ये गिवन है, तो ये जो स्ट्रीम 5 है इसको स्प्लिटर 10% तो फर्स्ट स्ट्रीम में लेके जाएगा जिसको हम स्ट्रीम 6 का नाम देंगे, जबकि 90% स्ट्रीम 7 की तरफ लेके जाएगा जिसको हम पर्ज का नाम, रिसाइकल का नाम दे रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने चैट अटेंडेंस नहीं लगाई चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। अच्छा, अब हुआ क्या, यहां तक डिसाइड हो गया हमारे 2 यूनिट कौन से ऐड अप हो गए, नुमान बच्चे, कौन से 2 यूनिट्स ऐड हो गए सिस्टम के अंदर, यूनिट्स, जिस तरह एक रिएक्टर यूनिट है, एक फ्लैश सेपरेटर यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है यहाँ पे, हेलो, स्प्लिटर सर, स्प्लिटर। स्प्लिटर। यहाँ पे स्प्लिटर क्यों लगाया, ताकि सर वो एक पर स्ट्रीम निकाल सके और बाकी स्प्लिट स्ट्रीम कर सके, मिक्सर में एक, भेज दो। हाँ एक स्ट्रीम को 2 स्ट्रीम्स में स्प्लिट कर सकें विद सेम कंपोजिशन। स्प्लिटर क्या करता है, एक स्ट्रीम को 2 स्ट्रीम में डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, उनकी कंपोजिशन सेम रहती है लेकिन फ्लो रेट डिफरेंट होता है, यानी ये अगर 100 फ्लो रेट था स्ट्रीम 5 का, इसका 50 हो जाएगा, इसका भी 50 हो जाएगा, लेकिन कंपोजिशन सेम रहेगी। इसमें जो CO, H2, CH4, CH3OH आ रहा है। अच्छा नुमान, दूसरा यूनिट कौन सा ऐड हो गया सिस्टम में, एक तो स्प्लिटर ऐड हो गया, दूसरा यूनिट कौन सा ऐड हुआ है, मिक्सर। मिक्सर। तो मिक्सर क्या करेगा, 2 स्ट्रीम को मिक्स करके एक नई स्ट्रीम बना देगा। स्प्लिटर क्या करेगा, एक स्ट्रीम को स्प्लिट करके 2 स्ट्रीम बना देगा। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, अब मिक्सर में कंपोजिशंस यस डिफरेंट सर। हो जाएंगी आपकी।
चलो आगे हम देखते हैं, क्योंकि आज का सेक्शन सिर्फ ये नहीं था कि कैलकुलेशन करवानी है। ये देखें, अब स्ट्रीम 6 में भी वही कंपोनेंट आ गए जो स्ट्रीम 5 में थे, स्ट्रीम 7 में भी वही कंपोनेंट आ गए जो स्ट्रीम 5 में थे। अब अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करवाना चाहूँ मिक्सर के ऊपर, नुमान बताओ कितने अननोन, कितने वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं मिक्सर के ऊपर, उसकी इनपुट स्ट्रीम्स देखो और आउटपुट स्ट्रीम्स देखो मिक्सर की, कितने हैं वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 11 11। और 11 सर। गिवन वेरिएबल्स कितने, 3 और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बना सकते हैं, 4 4 क्यों बना सकते हैं, स्ट्रीम 1 में तो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपाउंड्स हैं, आप स्ट्रीम इक्वेशन 4 बना रहे हो, रीजन क्या है इसकी। सर, ये स्ट्रीम 2 में 4 हाँ, कंपोनेंट्स हैं और स्ट्रीम 7 में भी 4 है, आपने वो देखना जिसमें नंबर ऑफ 4 है। यस कंपोनेंट सर। ज्यादा हो। एडिशनल रिलेशन है यहाँ पे यस कोई, सर। मिक्सर के लिए एडिशनल रिलेशन कोई, नो सर। नो। तो 11 में से 11 वेरिएबल्स में से 7 आप माइनस आउट कर दो तो कितने बच गए, 4 सर। So डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 4। चलो ये अभी हम करते हैं, ये मैंने आपको टास्क दिया था। ये जो एडिशनल रिलेशंस का था ना, ये सेम रहेगा सबके लिए। अच्छा बच्चे, ये समझ आ गया, एक हमारे पास स्प्लिटर यूनिट ऐड हो गया है, एक हमारे पास मिक्सर यूनिट ऐड हो गया है, लेकिन जो एडिशनल रिलेशंस है ना, ये रूल वही रहेगा। रिएक्टर के लिए एडिशनल रिलेशन क्या है, ये कौन सा बच्चा है इसमें, रिदा बच्चे बताओ, रिएक्टर के लिए एडिशनल रिलेशन क्या था हमारे पास, एक ही था फॉर रिएक्टर। एंड फॉर फ्लैश सेपरेटर कितने एडिशनल रिलेशंस हैं, रिदा बच्चे आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जी सर। एडिशनल रिलेशंस क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन हो ना क्वेश्चन के अंदर। तो रिएक्टर के लिए एक हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है रिएक्टर के लिए, कन्वर्जन। कौन सी गिवन है, कन्वर्जन। कन्वर्जन। और सब स्लैश सेपरेटर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 4 इंफॉर्मेशन गिवन है कि CH4 कितने परसेंट स्ट्रीम 4 में, कितने परसेंट स्ट्रीम 2 का जाएगी, 4 में H2 कितना जाएगा, मिथाइल अल्कोहल कितना जाएगा, और मीथेन कितनी जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गई है, नुमान समझ आइए ये आप। सब। यस सर। हाँ देखिए, आपके पास एडिशनल रिलेशंस रिएक्टर के लिए एक है, फ्लैश सेपरेटर के लिए 4 है, और टोटल ओवरऑल प्रोसेस के लिए कितने हो गए, 5। ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये आप ड्रॉ करो काइंडली, सेपरेटर क्या करता है, ये इसके रूल ये लगाता है कि m-1 इंटू n-1, ये है आपके पास स्प्लिटर का रूल। तो m आपके पास नंबर ऑफ स्प्लिट्स हैं, तो एक स्ट्रीम कितने में स्प्लिट हुई है, 2 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितने स्प्लिट हुए हैं, एक स्ट्रीम 2 में स्प्लिट हुई है ना, तो टोटल 2 हो गए, यस सर। 2-1, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं आपके पास, 4।
2 - 1, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं 2 आपके पास हो गए नंबर ऑफ स्प्लिट -1 ब्रैकेट में आ गया, फार्मूला लगाते हैं। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे जिसमें CH4, मीथेन, COH2 और मिथाइल अल्कोहल जा रहा था -1। तो ये क्या आंसर आ गया, अनुमान क्या आ गया? 3। 3 सर। ये 3 एडिशनल रिलेशन है फॉर स्प्लिटर। क्या है? स्प्लिटर के लिए 3 और एडिशनल, स्प्लिटर। हाँ एडिशनल रिलेशन है, याद रखना। आगे मैं अभी ये आपसे इंप्लीमेंट करवाने लगा हूँ। चलो अब ये आ गया। आज का लेक्चर ये है कि आपने एट्रेशन कैसे करनी है, मटेरियल बैलेंस जब करना है किसी प्लांट को, मटेरियल बैलेंस लगाना है, आपको अननोन्स नहीं पता, अननोन्स आपके पास मैक्सिमम होते हैं, सिर्फ आपके पास कैपेसिटी गिवन होती है, सम कंपोजिशंस किसी एक आध कंपोनेंट की स्ट्रीम्स की गिवन होती हैं, लेकिन आपने उसको पूरे प्लांट के ऊपर मटेरियल बैलेंस करना है। तो फिर आप एजम्पशंस लेके, एज्यूम वैल्यू करके, एज्यूम फ्लो रेट्स लेके, एज्यूम कंपोजिशंस लेके किस तरह अपनी कैलकुलेशंस करके मटेरियल बैलेंस कंप्लीट कर सकते हैं बाय यूजिंग MS एक्सेल। तो इसको हम कहते हैं टेयरिंग टेक्निक्स। क्या कहते हैं? टेयरिंग टेक्निक, जिसमें आप अजम्पशंस लेते हो और कैलकुलेशंस करते हो। या इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसको एट्रेशन भी कहते हैं, एट्रेशन सोल्यूशन। आप एट्रेशंस कहते हो, नंबर ऑफ एट्रेशंस। अभी जो बच्चे 4th सेमेस्टर में थे, 5th में आएंगे तो उन्होंने एट्रेशंस के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, उसमें आप नंबर ऑफ हर टाइम हर लैब टास्क में, सब्जेक्ट में आपको टास्क दिया जाएगा, आप उसमें डिफरेंट कन्वर्जेंस मेथड यूज करेंगे, उसमें नंबर ऑफ मेथड्स गिवन होंगे, जैसे उसमें रंग डिफरेंट इटरेशंस के मैथ, न्यूटन सिप्सन रूल्स है, न्यूटन मेथड्स है, तो उसमें आप इटरेशंस करके ना वो सॉल्यूशंस लेके आते हो। तो यहाँ पे भी मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि आप एज्यूम वैल्यू कोई भी कर लो, अगर एज्यूम वैल्यू आपकी कैलकुलेशंस के बाद कैलकुलेटेड वैल्यूज के बराबर आ जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो आप कहते हो दिस सिस्टम इज ओके, तो आप उसी को आप बेस बना लेते हो। आप इसके लिए आप ये रूल्स हैं, आपने क्या करना है, एज्यूम वन स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम एज्यूम कर लें, स्ट्रीम 1 2 3 4 जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उसमें से, और उसको कैलकुलेट करें, बाकी पूरे प्रोसेस को कैलकुलेट कर लेंगे ना उसे स्ट्रीम को एज्यूम करते हुए। जब वो दोबारा वही स्ट्रीम आप फाइंड आउट कर लो, तो फिर आप देखते हो दोनों का डिफरेंस कितना आया है। अगर वो डिफरेंस बहुत स्मॉल हो, पॉइंट्स में डिफरेंस हो, 0.22 या 0.03 0.04, तो आप कहते हो कि ये मेरी कन्वर्ज हो गई है वैल्यू, मेरा एट्रेशन गुड हो गई है, एट्रेशन मेरी पिक हो गई है, कंफर्मेशन होगी, तो आप कहते हो कि ये जो मैंने वैल्यू एज्यूम की थी ये गुड है। अब ये लिख लो अपने पास। आप करोगे क्या अभी इटरेशन मेथड में? लेट्स सपोज हम स्ट्रीम नंबर 2 एज्यूम करते हैं, कोई उसकी रैंडम वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ। उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो पूरे प्रोसेस को, सारे अननोन्स कैलकुलेट करते हो, फिर उसमें स्ट्रीम 2 भी आ जाती है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो जब एक आपके पास स्ट्रीम 2 एज्यूम होगी वैल्यू, एक आपके पास स्ट्रीम 2 कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, तो आपने दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं तो हमें पता चले कि हम कितनी, हमारे पास एजम्पशंस पे, यानी 3 इटरेशंस बाद आप अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं, या 5 इटरेशंस के बाद। अब क्या करते हैं, फिर उन दोनों डिफरेंस का आप स्क्वायर ले लेते हो, क्योंकि डिफरेंस आता है नेगेटिव समटाइम्स। तो जब नेगेटिव का स्क्वायर लें तो फिर वैल्यू क्या आती है, -1 का स्क्वायर लें क्या आती है वैल्यू, 1। क्या आती है? माइनस, 1। मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 प्लस। तो अब आपने फिर उसके बाद जो है एक दोनों का डिफरेंस ले लिया, आप एक फाइनल इटरेशन स्टेप करते हो बाय यूजिंग सॉल्वर, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। सॉल्वर आप करेगा क्या, सॉल्वर आपकी उस वैल्यू को जो है सिलेक्ट करेगा, उसको 0 करके बाकी सारी वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। अच्छा, अब ये assumptions लिख लो अपने पास। 10% स्ट्रीम 5 जो स्प्लिटर की इनपुट स्ट्रीम है वो जा रही है इन स्ट्रीम 6, 90% गोज टू इन स्ट्रीम 7, 90% स्टेमर स्ट्रीम में जा रही है। तो एडिशनल रिलेशन विल बी सेम जो कि आप प्रीवियस यूज कर रहे हो। अच्छा, अभी मैं आपको ना वो कर लेता हूँ, ये लिख लिए थे आपने, ये लिख लिए? अच्छा, आपने assumptions लिख ली हैं ये सारी? Yes, sir, लिखी। ठीक है, अभी ना मैं जो है आपको वो करता हूँ,
स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें इस पे आ जाए, स्क्रीन शेयर हो गई है। चलो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करो, करके मुझे बताओ आंसर। मिक्सर पे करो, रिएक्टर पे करो, फ्लैश पे करो, स्प्लिटर पे करो, ओवरऑल करो और प्रोसेस पे करो। ये वैल्यूज लेके आनी है आपने, ये वाली। सारे बच्चे का एक्सेल ओपन करो, इसको करो कंप्लीट। शाबाश, इसको करो कैलकुलेट।
हाँ बच्चे, ये कर लिया सबने डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस? तो जी सर, कर लिया। सबने कंप्लीट किया है ये? अक्सर बच्चे मुझे आप बताओ कि ये प्रोसेस के अंदर 28 वेरिएबल्स कैसे हो गए? सर मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, पहले नेट का इशू था तो इससे मेरी अच्छा, कोई और बता दे, कोई और बता दे। नुमान, कैसे हैं 8 वेरिएबल्स 28 वेरिएबल्स कैसे हैं प्रोसेस के? ये मैं अभी आपको ना एक फ्लो शीट दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन कर दी है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया, नजर आ रहा है फ्लो शीट? यस सर। इसमें 28 वेरिएबल्स कैसे हो गए बताओ, काउंट करो टोटल प्रोसेस में। मिक्सर पे काउंट करो कितनी वेरिएबल्स है मिक्सर में, इन और आउट पे। बेटा कितने हैं बच्चे? नुमान? 7 सर। इन 7। पे 7 है, मिक्सर आउट के, पे 4। हाँ आउट पे 4, 7 और 4 11। 11। और आउट पे जाओ, फ्लैश सेपरेटर के आउट पे जाओ। सर इसके 4, इसके 8 है आउट पे। हाँ 11 और 8 19। 19। और आगे आ जाओ, फिर जो है उस पे 6 स्ट्रीम में भी 6 और 7 स्ट्रीम में 8 हो गए, 19 और 8 27 सर। 27, 28 बनते हैं। +1। हाँ एक आपके पास रिएक्शन भी तो इन्वॉल्व है ना रिएक्टर में, यस सर। तो ये तो रिएक्शन 28 हो होगा। गए। और इक्वेशंस कैसे, यस सर। इक्वेशन कितनी बनेगी प्रोसेस में? सर एक इक्वेशन है। 8 कैसे हैं बच्चे प्रोसेस में? देखो 4 इक्वेशंस आपकी बन गई रिएक्टर की, और 4 बन गई फ्लैश सेपरेटर की, और 4 बन गई मिक्सर की। 4 4 ही है ना, हर यूनिट में यस सर। 4 इक्वेशंस बनेगी, तो टोटल इक्वेशंस कितनी होगी? 16। 16। ये समझ आया कैसे किया, 16 इक्वेशन कैसे बनी है? यस सर, समझ देखो आ गया। 4 आपकी इस यूनिट पे बन गई, 4 इस पे, 4 इस पे और 4 इस पे, 16 होगी। और आपके पास गिवन वेरिएबल्स टोटल कितने हैं पूरे प्रोसेस में जिनकी कंपोजिशन नाउन है? कितने वेरिएबल्स हैं गिवन वेरिएबल्स? 3। 3 सर, 3। सर इनपुट पे 3। जो है 3। और एडिशनल रिलेशंस कितने हैं पूरे सिस्टम में? कितने एडिशनल रिलेशंस? 5। अरे 5 ये है, और प्लस प्लस 5 ये हो गए, और प्लस जो है ना स्प्लिटर पे कितने एडिशनल रिलेशन थे स्प्लिटर पे? स्प्लिटर पे 0 थे सर। एडिशनल रिलेशन यार अब क्यों 0 है, क्या हो गया? 4 थे सर, हाँ स्प्लिटर पे 4 थे। 4 और 5 9 हो गए सर। 9। समझ आ गया अरूज बच्चे, समझ आ गया 9 कैसे हैं? जी सर। चलो अब हम आ जाते हैं इस पे जो आज का टास्क है, स्टेयरिंग टेक्निक, जो कि एट्रेशन बेस्ड टेक्निक्स है। अब ये स्ट्रीम 1 में हमें पता था ना 330, 620, 50 और 0 पुरानी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, ठीक है? आप क्या करो, अब ये अज्यूम कर लो कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे अज्यूम वाले वैल्यू करो। लेट्स सपोज आप कर देते हो 550 कर दो। ये है, मैंने अज्यूम कर ली वैल्यू। अच्छा ये मैंने क्या किया, हमने क्या किया, अज्यूम कर रहे हैं कोई वैल्यू 500 हो गया, लेट्स सपोज ये 700 हो गया, लेट्स सपोज ये 100 हो गया, लेट्स सपोज ये हो गया 20। ठीक है, आप भी अज्यूम करें। अज्यूम कर दिए ना वैल्यूज, अपनी मर्जी से अज्यूम की हैं। अब ये अपने F5 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में भी इस तरह अज्यूम करनी होंगी कोई भी वैल्यूज। आपको नहीं पता होते, नहीं फ्लोरिड्स पता नहीं होते, कंपोजिशंस नहीं पता होती। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन? वही मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि आपके पास जो फीड में जो
लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय उसकी कन्वर्जन, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखें यहाँ पे जो रिएक्टर की फीड है वो कौन सी है, स्ट्रीम 1 या स्ट्रीम 2? स्ट्रीम 2 सर। स्ट्रीम 2। तो स्ट्रीम 2 में सीओ हमने कितना लिया है, कितना लिया हुआ है? 550 सर एज्यूम किए। बच्चे समझ आ गया? एक मिनट, ये अक्सा बच्चे समझ लगी है? यहाँ पे रिएक्टर की फीड कौन सी स्ट्रीम है, स्ट्रीम 2 या स्ट्रीम 1? सर स्ट्रीम 2 आएगी। स्ट्रीम 2। अब स्ट्रीम 2 में हमने जो एज्यूम वैल्यू की उसी का रेट निकालेंगे ना, ठीक है। अब मैंने कैसे निकाला है, अब मैंने यानी यहाँ पे ये चीज रेट निकालना है, तो स्ट्रीम 2 का फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय उसकी कन्वर्जन 60% कन्वर्जन थी, तो रेट मुझे पता चल गया, 330 आ गया वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो यूज करूंगा। अब इस पे आ जाओ, इस रेड क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें देखो स्ट्रीम मैस आउट जो निकालना है दैट इज इक्वल टू मैस इन इज इक्वल टू मैस इन क्या है, दिस। अब प्लस सिग्मा आएगा या माइनस सिग्मा आएगा, सीओ के लिए +1 आएगा -1 आएगा? हाँ जी, हेलो अक्सा बच्चे, क्या है सीओ के लिए सिग्मा की वैल्यू +1 है -1 है? अक्सा सर पॉजिटिव में आए। बच्चा रिएक्टेंट है ना, क्यों पॉजिटिव में आ गया? भूल गए, पिछला लेक्चर नहीं रिवाइज किया? जब रिएक्टर होता है तो उसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। सीओ रिएक्टेंट है ना, ये देखो इधर आ जाओ, देखो ये येलो सीओ क्या है, रिएक्टेंट है, H2 क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये मैस इन तो हमें पता चल गया 550 था, स्ट्रीम 2 में मैस इतना हमने एज्यूम किया हुआ है। अब प्लस या नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव। तो मैंने ये नेगेटिव डाला। अब मुझे बताएं, अब सीओ की क्या है कोफिशिएंट, 1 है 2 है रिएक्शन में? 1 है सर। तो ये 1 आ गया। अब उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, रेट के साथ। किसके साथ? आर क्या है आपके पास, रेट जो हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, समझ आ गई है बात की? यस सर। हाँ देखो, स्ट्रीम 3 में मैंने सीओ निकालना है तो कैसे निकालूंगा, स्ट्रीम 2 में जो सीओ का मैथ आ रहा है, ठीक है, वो मैंने इस रूल को लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा सिग्मा। अच्छा अब इस पे आ जाओ, हाँ जी ये लिखवाओ इज इक्वल टू, ये लिखवाए मुझे रिदा बच्चे, आप करवाओ। ये आ गया। स्ट्रीम 2 में मैथ जो है H2 का माइनस या प्लस? रिदा बच्चे आप बताओ, माइनस आएगा प्लस आएगा? हेलो, H2 के लिए जी सर। H2 के लिए माइनस आएगा प्लस आएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन के लिए माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे सिग्मा की वैल्यू? बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं